हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर 2 जिसे सी सेट कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सी सेट में क्या हमें करना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, बिल्कुल संक्षिप्त परिचर्चा अभी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है और इसमें किस तरह से अपनी जो है सक्सेस को या उसे पास करने को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस पेपर का नाम जीएस पेपर 2 है। ये 200 नंबर का पेपर होता है और इसमें करीबन 80 क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही आते हैं जैसे जीएस फर्स्ट में आते हैं, जीएस में आते हैं, वैसे कि वैसे इसमें आते हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। तो सी सेट की परिचर्चा में आगे बढ़ाएं उससे पहले थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं इसका। देखिए क्या हुआ कि एक डीपी अग्रवाल यूपीएससी के चेयरमैन रहे, जो कि उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बैठी जो इस बात के लिए अनुसंधान उन्होंने किया कि भारत में आने वाले समय में जब सूचना प्रौद्योगिकी जो है निरंतर चेंज होती जा रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है, वैसे में जो सिविल सेवक आ रहे हैं या सिविल सर्वेंट्स जो आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, वो इस बदलती हुई तकनीकी के साथ में और बदलते हुए परिवेश के साथ में किस तरह से एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि यूपीएससी अपनी परीक्षा पद्धति में भी, अपने एग्जाम पैटर्न में भी कुछ चेंज करे। तो इसी के मद्देनजर 2011 में यूपीएससी का पैटर्न चेंज किया गया। वो दरअसल यूपीएससी का पैटर्न जो है वो डीपी अग्रवाल कमेटी की संस्तुतियों पर, उनकी सिफारिशों पर, उनके रिकमेंडेशंस पर चेंज हुआ। 2011 में जो पहले जो पेपर आता था उसका पैटर्न चेंज कर दिया। पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था 300 नंबर का ऑप्शनल का और 150 नंबर का जीएस होता था, 450 नंबर का पेपर होता था जीएस का। 2011 से पैटर्न चेंज हुआ, 2 पेपर कर दिए गए, दोनों 200-200 नंबर की कर दी गई। पहला पेपर जीएस का है जो अभी तक बरकरार है और दूसरा सी सेट का, वो भी बरकरार है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आए। दोनों ही 200-200 नंबर के थे। जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन थे। सी सेट जो जीएस प्रीलिम्स का सेकंड पेपर है उसमें टोटल 80 क्वेश्चन रखे गए। 2011 में जब ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके लिए 2-4 बातें रखी गई। पहला तो इस पेपर का नाम समझ लीजिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका क्या मतलब है? एक प्रशासनिक अधिकारी में 2 चीजें यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से देखता है। एग्जाम का मतलब है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, पूरा एग्जाम है ये, ठीक है। इस स्कीम ऑफ एग्जाम में यूपीएससी किसी भी अभ्यर्थी के एप्टीट्यूड को भी चेक करता है, उसके एटीट्यूड को भी चेक करता है। एप्टीट्यूड का मतलब मोटे अर्थों में समझ लीजिए उसकी योग्यता। उसकी योग्यता कैसी होगी? वो योग्यता जन्मजात भी हो सकती है, योग्यता अर्जित भी हो सकती है, इनेट भी हो सकती है, इनकलकेटेड भी हो सकती है। यानी अगर किसी व्यक्ति में योग्यता नहीं है तो वो योग्यता सीख सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता है तो अगर वो तैरना सीख ले तो उसको तैरने की योग्यता उसके अंदर आ जाएगी। वैसे ही बदलती हुई परिस्थितियों में, बदलते हुए परिवेश में, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर क्या क्या एप्टीट्यूड होने चाहिए, उसके लिए ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया। अब एक प्रशासनिक अधिकारी कैसा होना चाहिए? एक प्रशासनिक अधिकारी रिसर्च स्कॉलर से अलग तरह का व्यक्ति होता है, एक साइंटिस्ट से अलग प्रकार का व्यक्ति होता है, एक मैनेजर से अलग प्रकार का व्यक्ति होता है, एक अलग प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उनसे भी उनकी जो है तुलना नहीं की जा सकती। तो यूपीएससी ये देखता है कि प्रशासनिक अधिकारी में कुछ वांछित गुण होने चाहिए, उसे उसने एप्टीट्यूड कहा। वो एप्टीट्यूड आज के समय में जो देखा जाता है, एक तो वो एक आर्बिट रीडर होना चाहिए, उसको जो चीज वो पढ़ता है उसको ढंग से उसको समझ में आए। और जैसे फाइल नोटिंग, आगे जब प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो उनके आगे फाइल्स वगैरह आती है और बहुत से जो सर्कुलर वगैरह उनको बहुत सारा चीजें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, तो उसको सारगर्भित रूप से समझ सके उसके लिए आवश्यक है कि उसका कंप्रहेंशन लेवल जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सी सेट के पेपर में पहला पार्ट वो डाला गया। दूसरा ये डाला गया कि उसकी बेसिक न्यूमेरेसी यानी उसको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, वो चीजें भी उसमें इंट्रोड्यूस की गई। तीसरी चीजें उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग भी होनी चाहिए, वो जो है उसकी तर्क बुद्धि भी जो है बेहतर होनी चाहिए। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले जीएस में आते थे लेकिन उसको इससे अलग रखा गया। चौथी जो चीज इंपॉर्टेंट रखी गई वो रखी गई कि डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। आप देखिए कि बहुत सी अवसरों पर एक प्रशासनिक अधिकारी को अलग अलग तरह के आंकड़े मिलते हैं, उन आंकड़ों का संपादन वो कर सके, उन आंकड़ों को एसिमुलेट करके समझ सके, वो भी उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। इन तमाम तरह की चीजों को इकट्ठा करके सी सेट का पेपर बनाया गया। वो इसलिए ताकि आने वाले समय में यूपीएससी उन्हीं लोगों को ले सके जिनमें कम से कम ये बेसिक या फंडामेंटल चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। बहरहाल 2011 में इसी उद्देश्य के साथ में सी सेट का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन सी सेट के पेपर में मैथ्स का लेवल थोड़ा हाई था। अच्छा, सी सेट का पेपर जब 2011 में इंक्लूड किया गया तब उसके जो मार्क्स थे वो
कट ऑफ में शामिल होते थे, यानी 400 नंबर की कट ऑफ बनती थी। बाद में ये पता चला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस से आते हैं, उनकी मैथ्स कमजोर है, वो सीसेट के पेपर में उतना अच्छा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो कुछ आंदोलन वगैरह भी चले। आखिरकार 2015 में सीसेट के पेपर में थोड़ा सा मैथ्स का और इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा कम कर दिया गया और साथ ही साथ उसको क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया, यानी जिस व्यक्ति के 33% नंबर आ जाएंगे, यानी अगर किसी के 67 नंबर आ जाते हैं, 66.6, अगर 67 हम राउंड फिगर में लें तो वो क्वालिफाई माना जाएगा, उसके नंबर ऐड नहीं होंगे। आज के समय में एज ऑफ नाउ 2 पेपर में से जीएस का पेपर 200 कट ऑफ निर्धारित करता है और सी सेट का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये तो रही बात सी सेट के इंट्रोडक्शन की। अब सी सेट में है क्या? सी सेट में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें जो है यूपीएससी चेक करता है 200 नंबर और 80 क्वेश्चन के माध्यम से। अब 2 घंटे का पेपर होता है, इसकी तैयारी के लिए आपको किन किन चीजों को समझना चाहिए? 4 पोर्शन सी सेट के पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब है किसी भी दिए गए पैसेज को पढ़ना, उसे समझना और उसको समझने के बाद में उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके उत्तर देना, पहला पार्ट। दूसरा है बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक न्यूमरेसी है, उसमें आपको ज्यादातर अंक गणित की चीजें जो है नॉर्मली आपसे पूछी जाती है, वो आपकी नॉलेज होनी चाहिए। यूपीएससी खुद बोलता है क्लास 10 तक की आपकी मैथमेटिक्स दुरुस्त होनी चाहिए। 2 पोर्शन। तीसरी जो चीज पूछी जाती है वो लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। तर्क वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की आ सकती है, लेकिन सामान्यतः मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो आगे हम चर्चा करेंगे उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। चौथा जो पोर्शन है वो पूछा जाता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का, आंकड़ों को आप किस तरह से जो है समझते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो मोटे रूप में इसके 4 पोर्शन हैं। हम एक एक करके एक एक पोर्शन को समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्यों रखा गया है और उसमें क्या क्या समस्याएं आती है और उसकी तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सी सेट की तैयारी से पहले, इन सब चीजों से पहले हमें एक चीज समझनी आवश्यक है कि सी सेट की तैयारी चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे प्रिपरेशन की जो सबसे अहम चीज है वो है समय। जिस व्यक्ति को समय की कीमत पता होती है, जिस अभ्यर्थी को, वो ही यूपीएससी क्लियर करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ाकू और जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा रहा हो वो यूपीएससी क्लियर करें, ऐसा कोई भी आवश्यक शर्त नहीं है। यूपीएससी उन लोगों को देखता है जो कम समय में चीजों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो यहां भी समय का खेल है। अगर कुछ लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं या जिन्होंने पहले कुछ अच्छे एग्जाम्स दिए हैं, अगर कैट का एग्जाम दिया है, एसएससी का एग्जाम दिया है, बैंक इत्यादि का एग्जाम दिया है, जिनको लगता है उनकी मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, जिनका कॉम्प्रहेंशन अच्छा है, डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा है, उनको इसमें समय जाया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले वो टेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल आपको तरीका बताता हूं। 2011 से लेके 2019 तक के जो GS2 के पेपर हैं वो आप लीजिए और उसको एक एक करके अटेम्प्ट कीजिए। 3 पेपर कोई भी ले लीजिए, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और अटेम्प्ट करने के बाद में आप देखिए आपके कितने नंबर आते हैं। अगर आपके नंबर 100 से ज्यादा आते हैं, मतलब 200 में से 100 से ज्यादा नंबर आते हैं, तो आपको सी सेट के पेपर की कोई तैयारी की खास आवश्यकता नहीं है। केवल सब उसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ के जाइए कि ये चीजें पूछी जानी है। जिन लोगों, ये कैटेगरी 1 है, उनको इसके लिए समय जो है व्यतीत नहीं करना। आप अपना जीएस जो है का पेपर अच्छा कीजिए और मेंस की साथ साथ में तैयारी इंटीग्रेटेड रूप में रखिए। जिन लोगों के 67 से लेके 100 नंबर आ रहे हैं कंसिस्टेंटली एवरेज, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन से सेक्शन के अंदर उनके नंबर कम आ रहे हैं, तो उस पर वो अपना काम करें। जिन लोगों के बिलो 67 आ रहे हैं उनको थोड़ा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, उनको सचेत होने की आवश्यकता है। ये भी आसानी से किया जा सकता है। ये मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये पेपर पूरा का पूरा जो है वो प्रैक्टिस का पेपर है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके उतने अच्छे मार्क्स इसमें आएंगे। तो जिनके 67 से बिलो हैं उनके लिए अलार्म है, उनको जगना चाहिए, उस पर रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कैटेगरी बी और सी वाले, यानी 100 से 67 वाले और 67 से नीचे वालों के लिए आज का लेक्चर मूल रूप से है। अब इसका पहला पोर्शन, 80 सवालों में से करीबन 28 से 30 प्रश्न जो है कंप्रहेंशन लेवल से आते हैं। कंप्रहेंशन क्या होता है? आपने 10th 12th ग्रेजुएशन में और भी किसी एग्जाम में एक वर्ड सुना होगा, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज हम पढ़ते थे, उसको देखकर हम जो है उसका जो उस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके उत्तर देते थे। एक तरह का अनसीन पैसेज है। अब पहला कि कंप्रहेंशन क्यों डाला गया? कंप्रहेंशन इसलिए डाला गया है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ती है। कई बार समय ऐसा भी होता है कि आपको कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, सर्कुलर पढ़ने पड़ते हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस पढ़ने पड़ते हैं, एक्ट पढ़ने पड़ते हैं, रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको पर डे
ऑन एन एवरेज जो है 100 से 200 पेज पढ़ने पड़ते हैं। वो उसमें आप कितने सक्षम हो उसकी पहले ही जांच हो जाती है। तो कॉम्प्रहेंशन क्या चीज चेक करता है? पहला, आप दिए गए पीस ऑफ लिटरेचर, पीस ऑफ आर्टिकल को कैसे पढ़ते हैं और आपकी समझ का स्तर कैसा है। अब इसमें समस्याएं क्या क्या समझिए आप। पैसेज आते हैं, काफी सारे जो है पैराग्राफ्स आते हैं, 5 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं, 10 भी आ जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हर 100 जो है वर्ड्स पर एक आधा क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो इसमें रिक्वायर, पहला तो ये कि कॉम्प्रहेंशन क्यों दिया हुआ हमने समझ लिया, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को बहुत ज्यादा आगे पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, उसका समझ का स्तर कितना है। अब इसमें समस्याएं क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या है समय की। बहुत से लोग स्लो रीडर होते हैं। स्लो रीडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से कॉम्प्रहेंशन को पढ़े, पहली समस्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप रोज पढ़िए, बहुत ही जो है धुआंधार तरीके से पढ़िए। धुआंधार तरीके का मतलब ये है कि आपको फास्ट रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी। आप जो है चीजें जो है रोज पढ़ने की आपको आदत जब रहेगी तब आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। पेंसिल लेके, पेन लेके पढ़िए पैराग्राफ को, अपनी आई को रोटेट करने की आदत डालिए और एक बार में पहला पैराग्राफ जल्दी जल्दी पढ़िए। उसके बाद में उसकी कीवर्ड्स है उनको एनसर्किल कीजिए, उनको पर गोला कीजिए और समझिए कि वो किस तरह से है। ठीक है, तो कम से कम एक पैसेज को आपको 3 या 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी पढ़ाई की स्पीड, अब ऐसा नहीं कि आप वहीं जाके एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को लेबोरेटरी बना लो। तो उसके लिए पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी स्पीड कैसी आती है। तो मैंने आपको प्रीवियस पेपर यूपीएससी के बताए, वो प्रैक्टिस करने के लिए, वो इसीलिए आप खुद अपने आप को जांच लें, खुद को असेस कर लें कि आपकी स्पीड कैसी है। स्पीड बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो स्पीड बढ़ाने के लिए है कि ज्यादा पढ़िए, पेंसिल के साथ पढ़िए, अपनी आंखों को रोटेट करने की आदत डालिए और जो है ग्लिम्स में पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक एक वर्ड्स को पढ़ने के बजाय ग्लिम्स में फटाफट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार सतही रूप में पढ़ लीजिए, गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद में कीवर्ड्स दीजिए, तीसरी बार फिर एक बार गौर से पढ़िए, चौथी बार आप प्रश्न देख के फिर पढ़िए, तब आप उत्तर दे पाएंगे। तो तीसरी समस्या जो आती है समझने के लिए, वो आवश्यक ये है कि आपको अलग अलग पैराग्राफ मिलते हैं। अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग स्तर से पढ़ना, फिर उसके उत्तर देना, उससे आपका माइंड है, कई बार बहुत से लोग जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती उनका माइंड चौक हो जाता है। तो वो चौक कब उठेगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के अलावा, अभ्यास के अलावा और कोई तरीका नहीं। यहाँ पे कोई मैजिक की स्टिक नहीं है या आपको कोई ऐसी घुट्टी नहीं पिला देंगे जिसको पीकर जो है आप एकदम से कॉम्प्रहेंशन करना स्टार्ट कर देंगे। और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी तरह का प्लेटफॉर्म आपको कॉम्प्रहेंशन सिखा नहीं सकता, आप खुद ही खुद को सिखाएंगे। तीसरी बात जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत की, वो है ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। ट्रांसलेशन से संबंधित क्या इशू आते हैं समझने की कोशिश कीजिए कि जो मूल रूप से पैराग्राफ बनते हैं इंग्लिश में बनते हैं। तो शुरू में 2011 से लेके 2015 के बीच में पैराग्राफ्स का जो ट्रांसलेशन था उसमें कुछ दिक्कतें आई, क्योंकि वो मैकेनाइज था, यानी गूगल से या किसी और सॉफ्टवेयर से उसको ट्रांसलेट किया गया था। बाद में यूपीएससी ने इसमें काफी खामियों को दूर किया, लूप होल्स को कम किया और ऐसा माना जाता है कि अब मैनुअल ट्रांसलेशन होता है और उसमें टेक्निकल वर्ड्स को हिंदी में भी आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इससे थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों की समस्या कुछ कम हो जाती है। लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मेरी तरजीह ये है, मेरा एडवाइस ये है पर्सनल, कि आप बीच में जब आप पढ़ो तो एक बार सरसरी रूप से जो कीवर्ड्स हैं, जो खास जो चीजें जिस पे विषय पे पैराग्राफ है, उसके टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में भी देख लीजिए ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। चौथी चीज जो समझने की जो आपको आवश्यकता, वो ये कि कॉम्प्रहेंशन जो है वो इसलिए पूछा जाता है कि आप गिवन पैसेज में से अपने उत्तर निकालो। उसमें आपका पहले का जो नॉलेज है उसको साइड में रख लीजिए। तो जब आप यूपीएससी के पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो आप खुद देखिए कि उत्तर, हम किसे उत्तर मान रहे हैं, यूपीएससी किसे उत्तर मान रहा है। इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि हम जो है हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर, हमारा प्रायर नॉलेज है चीजों, सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको ध्यान में रखकर और अनसीन पैसेज को मिक्स कर देते हैं और फिर अपना उत्तर देते हैं। ये बहुत ही घातक है। आप ये मान लीजिए कि आपका दिमाग एकदम कोरी स्लेट है, एकदम टेबुला रासा है और क्लीन स्लेट के साथ आप पढ़ रहे हैं और उसी में से आपको उत्तर देने हैं। आपको एनालिसिस जो है अपने पहले के नॉलेज के आधार पे नहीं करना है, गिवन पैसेज के आधार पे करना है। बहुत से लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत इसी में आती है। अब कौन से विषय पर पैसेज, जनरली सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा पैसेज जो एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक से पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी के टॉपिक में टेक्निकल वर्ड आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है, जैसे हैबिटेट से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है ना, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, और कोई स्पीशीज से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इस तरह के टॉपिक जो है उस पर हम पहले बहुत पढ़ चुके होते हैं और जब हमें वो देखने को मिलता है पैसेज, तो हम हमारा पहले का नॉलेज भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा टॉपिक आते हैं इकोलॉजी, एनवायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित। दूसरा इस एजुकेशन एटसेट्रा, इससे आते हैं। तीसरा सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड। चौथा जो करंट की कुछ बातें हैं
उनसे रिलेटेड। तो ज्यादातर पैसे 90% आपको इसके इर्द गिर्द ही होंगे। अब इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करें? पहले तो पुराने पेपर कीजिए, फिर किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपको मॉक पेपर मिलते हैं, उसमें से कंप्रहेंशन कीजिए, उसके उत्तर आपको क्या मिलते हैं। फिर अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो एक तो आपको मैंने बताया कि अखबारों का, जैसे करंट अफेयर्स की जब हमने बात की थी, तो अखबारों के समरी जो बहुत से लोग देते हैं, एक मेरी एडवाइस आपको ये कि एटलीस्ट एक एडिटोरियल इंग्लिश में या हिंदी में आप रोज पढ़िए। रोज जब आप पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने की और आपकी समझ की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। ये जब आप पहला पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मान लो मार्क्स कम आते हैं, बिलो 60, तो आपके लिए बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। मैंने देखा ऐसे बहुत से लोगों को। हालांकि मेरा सिलेक्शन उससे पहले हो गया, बट मैंने बहुत से लोगों को नजदीक से देखा है कि जब 2 या 3 पेपर देते हैं, नंबर कम आते हैं, तो एक तरह से ऐसा माहौल बनता है कि हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, तो मेंस की तैयारी आगे क्या करेंगे। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपके अंदर जो चेंजेस हैं वो एकदम से नहीं आएंगे, वो आपके अंदर चेंजेस ग्रेजुअली आएंगे। एक आप एकदम से टारगेट मत बन, मान लीजिए आपके 50 नंबर आ रहे हैं 200 में से, अब आप जो है एकदम से टारगेट 150 का बनाओगे, वो कभी भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि वो रियलिस्टिक टारगेट नहीं है, प्रैक्टिकल टारगेट नहीं है। आप टारगेट ये बनाइए कि हर अगले पैसेज में मुझे 1 नंबर बढ़ाना है अपना। तो एक नंबर जब आपका इंक्रीमेंटल रूप से बढ़ेगा तो वो बढ़ने लायक भी होगा, और उससे आपको थोड़ा सा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होगा, आपके अंदर फीलिंग आएगी कि आपने अपने आप के अंदर कोई इंप्रूवमेंट किया, और वो इंप्रूवमेंट आएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें अपने आप होती है। जो चीजें हमें हमारा जो रिजल्ट नजर नहीं आता वो धीरे धीरे नजर आने लगेगा। केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक भी ला सकते हो, लेकिन पहले आपके पास यूपीएससी के खुद के ओरिजिनल पेपर्स पड़े हैं, आप उन पे प्रैक्टिस कीजिए। 10 तो वही पेपर हो जाएंगे, 9 से 10 पेपर हो जाएंगे। इसके अलावा आप कोई भी अच्छे कोचिंग के, वाजीराम के, विजन के, इनसाइट्स के, जो भी अच्छे मिलते हैं, दृष्टि के, किसी के भी आपको अच्छे मॉक मिलते हैं, उनको बैठ के कीजिए। हमारा पर्पज ये है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए और उसमें हम नहीं अटके। जिन लोगों के 67 से कम मार्क्स आ रहे हैं, 100 से 67 के बीच में आ रहे हैं, और उनका कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन कमजोर है, तो वो बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए। तो ये तो रही बात कॉम्प्रहेंशन की। दूसरा जो पोर्शन है वो मैथमेटिक्स का है। अब मैथमेटिक्स के अंदर जो चीजें पूछी जाती है वो क्या होती है? वो सामान्य वैसी चीजें पूछी जाती है जो एक कॉमन मैन को, एक ऑर्डिनरी मैन को, एक सामान्य व्यक्ति को से जो एक्सपेक्ट किया जाता है उतनी चीजें उसको आनी चाहिए। औसत के सवाल, परसेंटेज के सवाल, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल, ठीक है। तो इस तरह की जो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सीरीज के तो चलो लॉजिकल में आ जाएंगे। तो बेसिक जो न्यूमरेसी की चीजें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। उसके सवाल भी करीबन जो है वो 10 के आसपास पढ़ते हैं। अब बहुत से लोग इसमें भी कैटेगरीज में, बहुत से लोग मैथ्स के ऐसे हैं जिनको मैथ्स देखते जिनके पसीने छूट जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने केवल 10th लेवल तक मैथ्स पढ़ी थी, और उसमें भी 10th में बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैथ्स में पास हुए। अब जब मैथ्स का नाम सुनते हैं तो अगेन उनके पसीने छूटते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप 10th क्लास में थे, आपके ब्रेन का आकार या आपकी समझ की क्षमता कम थी, तब आपको मैथ्स समझ में नहीं आती होगी। अब आप नए सिरे से अगर मैथ्स को स्टार्ट करोगे और सिस्टमेटिकली पढ़ोगे तो मैथ्स भी बहुत आसानी से हो जाती है। एसएससी का एग्जाम निकालने वाले, बीपीएस, आईबीपीएस का एग्जाम निकालने वाले, कैट का एग्जाम निकालने वाले, बहुत से लोग जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जिन्होंने 10th के बाद कभी मैथ्स नहीं पढ़ी। ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपकी समझ कैसी है। जिन लोगों को मैथ्स नहीं आती है वो 6th की, 7th की और 8th की एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए। 6th क्लास की जो मैथ्स की बुक लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, उसमें जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिए होते हैं एनसीईआरटी में, वो कीजिए। वो सवाल जब आप करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि जो इसके बेसिक्स क्या हैं। 6ठी, 7वीं और 8वीं से आधारभूत कोई भी किताबें नहीं आती। वो करने के बाद में आप अगर चाहो तो आरएस अग्रवाल की किताब जो है उसको आधार बनाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। कोई भी तरह की ट्रिकी मैथमेटिक्स की किताबें मत पढ़िएगा। ये सीसेट का एग्जाम आपकी बेसिक्स को चेक करने के लिए, आप केवल 8वीं तक की किताबें मैथ्स की पढ़ोगे, उससे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स में ज्यादा घबराइए मत। मैं जो कह रहा हूं उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप पाओगे कि आप अपने आप को बेहतर स्थिति में ले आए हो। तीसरा जो पोर्शन है वो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है आपके अंदर कितनी तर्क बुद्धि है, आपके अंदर कितना मेंटल एप्टीट्यूड है, आप चीजों को कैसे एनालाइज कर सकते हो। 2 तथ्य आपके साथ में दे रखे हैं, उन 2 तथ्यों को मिला के तीसरी बात आप निकालने की आपकी क्षमता है या नहीं है, वो उस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी मानता है कि प्री में इससे पहले क्वेश्चन नहीं होते थे, हालांकि होते थे, लेकिन उसका अलग पेपर बना दिया गया। तो इसकी भी लगभग मैथ्स के बराबर सवाल आते हैं। और कैसे सवाल आते हैं? या तो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या जो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि चौसर में एक
एक एक जो पासे होते हैं, पासे का गेम, उसमें एक साइड कितने डॉट है तो उसके अगले साइड में क्या होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। टेबल में जो लोग बैठे हैं उनके बाद डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी, जिन लोगों की, अच्छा इसमें भी क्या है कि जो सवाल आएंगे उसमें कुछ 2 या 3 सवाल जो होते हैं बहुत सरल होते हैं। आप अगर आउटराइटली छोड़ दोगे कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन या रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो है बहुत बहुत कमजोर है, तो उससे फायदा नहीं होगा। और इसी में डिसीजन मेकिंग के, इसी में वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं। तो जो सवाल आप करने की स्थिति में हो एटलीस्ट वो कीजिए। इसके लिए आपको टाटा मैकग्राइल की बुक आती है, वो पढ़ सकते हो। उसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसको एक एक करने की कोशिश करोगे तो आपको चीजें खुद ब खुद आने लगेंगी। उससे पहले जो यूपीएससी के पुराने पेपर, उसमें लॉजिकल रीजनिंग के जो रीजनिंग के सवाल हैं उनको निकालिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको काफी सहायता मिलेगी। चौथा जो पोर्शन है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का है सीसेट के। अब डेटा इंटरप्रिटेशन क्या, मैंने आपको बताया कि एक सिविल सेवा अधिकारी को या प्रशासनिक अधिकारी को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को रोज न जाने कितने प्रकार के आंकड़े देखने पड़ते हैं। वो आंकड़े जो हैं वो उसमें पैराग्राफ में भी हो सकते हैं, वो टेबल में भी हो सकते हैं, पाई डायग्राम में भी हो सकते हैं, बार्स में भी हो सकते हैं, चार्ट में भी हो सकते हैं, फ्लो चार्ट में भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो उसको देखकर उसको समझने, डेटा प्रेजेंटेशन को कैसे उसमें चेंज किया जाएगा, उससे ये सब चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में चीजें मालूम हो। आपको गिवन डेटा, उसी में से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इसकी तैयारी कैसे, इसकी तैयारी का एक तरीका तो मैं आपको जो अच्छा तरीका वो ये है कि आप जब जीएस की तैयारी करते हैं तो आपको योजना और कुरुक्षेत्र पढ़नी पड़ती है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ता है, बजट पढ़ना पड़ता है। आप देखिए उसमें आपको अलग अलग तरह के डेटा मिलते हैं। आपको पाई चार्ट में मिलते हैं, आपको बार्स में मिलते हैं, आपको जो है डायग्राम्स में मिलते हैं, फ्लो चार्ट्स में मिलते हैं। अलग अलग तरह के डेटा जो है, या वेन डायग्राम में भी मिल सकते हैं डेटा। आपको अलग अलग तरह के जो आपको डेटा मिलते हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे ज्यादा आपको इस तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन जो है योजना मैगजीन में देखने को मिलेंगे। योजना, बजट डॉक्यूमेंट और इकोनॉमिक सर्वे आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको बहुत से डेटा समझ में आ जाएंगे। सबसे सरल पार्ट है ये, और इसमें शॉर्ट शॉर्ट आपको क्वेश्चन मिलने हैं। ठीक है, अब आगे इसकी स्ट्रेटेजी पे भी आते हैं। दूसरा जो अगर आपको पढ़ना है तो पुराने पेपर्स में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से डेटा में से, गिवन डेटा में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तीसरा अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो आप सीसेट की टाटा मैकग्राइल की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, इन दोनों किताबों में से कोई एक किताब पकड़ लीजिए। उसमें जो डेटा से इंटरप्रिटेशन रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सीसेट का पेपर क्यों लाया गया, इसके अंदर होता क्या क्या है, इसकी तैयारी की आपको कैसे आवश्यकता कैसे करनी चाहिए, आपको वो चीजें मैंने बता दी, कौन कौन से सोर्स। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश कीजिए। 3 कैटेगरीज हमने बनाई थी, जिनके 100 से ज्यादा उनको इस पर कोई तैयारी नहीं करनी। जिनके 67 नंबर से 100 नंबर आ रहे हैं पुराने पेपर्स में, उनको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता है, थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है। उनको ये देखना है कि इन चारों सेक्शन में कौन सा उनका कमजोर पोर्शन, उस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए। जिनके 67 से नीचे बिलो मार्क्स आ रहे हैं उनको तैयारी की आवश्यकता है। आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि आपको 80 में से अगर आप 30 सवाल ठीक कर लेते हैं, वैसे 28 का आंकड़ा बनता है, आप 30 सवाल का टारगेट बनाइए कि 30 से 35 अगर एकदम से आपके सही हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत है। तो आप चारों पोर्शन में से पहले देखिए कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है, तो सबसे पहले वो सिक्योर कीजिए और कम टाइम में उसको कीजिए। अभी जब आप प्रैक्टिस करो तो कोशिश कीजिए कि 80%, मतलब अगर आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है तो आप कोशिश कीजिए कि 20 मिनट पहले आपका पेपर सॉल्व हो जाए। उसको टारगेट बना के आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका जो है टाइम कंस्ट्रेंट को आप पार कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसकी बार बार प्रैक्टिस ही इसका एक तरीका तैयारी करने, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो पहला जो है आप ये तय कीजिए कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा और वीकेस्ट पोर्शन कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन को पहले कीजिए, जल्दी कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट हो, मैथ्स का पार्ट हो, रीजनिंग का पार्ट हो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो या कॉम्प्रहेंशन का। फिर जो सबसे कमजोर है उसके क्वेश्चन को सबसे लास्ट में कीजिए। तो अपने जो पोर्शन है 4 या 5 पोर्शन का ग्रेडेशन कीजिए, कर लीजिए और उसी हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। पहले कोशिश कीजिए कि आपके वो सवाल करो जो शॉर्ट हो। अगर वो 30 से क्रॉस हो जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जिनमें आपको 50% का डाउट है केवल वही क्वेश्चन और अटेम्प्ट कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो आपको केवल 33% मार्क्स लाने हैं, 67 मार्क्स लाने हैं, 33% का मतलब 1/3 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। तो इसके लिए आपको करीबन 28 सवाल ठीक करने होते हैं। आप 35 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट बना दीजिए। एकदम आपको लगता है शॉर्ट है, बस उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो उसके कुछ दिक्कतें मैं आपको बता देता हूं। तो पहले से आप माइंड में अपने विचार लेके जाइए कि मुझे इस पोर्शन में से ही क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, उसमें चाहे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, पर वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे।
फिर तुक्के वाले क्वेश्चन जो आपको लगता है, या आपको लगता है कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन मेरा वीक है, तो उसमें भी कुछ कॉम्प्रहेंशन जो है सरल होते हैं, जो आपको समझ में आने वाले होते हैं, उनको पहले कीजिए। तो अपने 40% क्वेश्चन को सिक्योर करने का पहले प्रयास कीजिए। सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये स्ट्रेटेजी आप लेके चलोगे तो आपका सीसेट का पेपर आसानी से निकल जाएगा। इसके सोर्स मटेरियल मैंने आपको बता दिए, पुराने यूपीएससी के पेपर, कोई भी पुराने जो या नए मॉक पेपर्स अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की किसी की आप ले सकते हो तैयारी के लिए। प्रैक्टिस पहले आपको करनी है, फिर आपको समझना है कि किस तरह से इसके उत्तर आ रहे हैं, पहला। फिर अगर आपको बुक्स चाहिए तो टाटा मैकग्रा-हिल की बुक अच्छी है, अरिहंत की बुक्स अच्छी है, इनको बेस बना के आप तैयारी कर सकते हो। काफ़ी मोटी बुक्स है लेकिन उनको कुछ पोर्शन को बेस बना के आप कर सकते हो। एडिटोरियल पढ़ने आपको कॉम्प्रहेंशन के लिए, जिनकी मैथ्स एकदम वीक है, जिनको लगता है मैथ्स में बड़े जो है आफत करते करते हम पास हुए हैं, उनको 6th 7th 8th क्लास की मैथ्स की बुक पढ़नी है। जो पोर्शन आपने मैथ्स में पढ़ लिया है उसमें फिर आगे प्रैक्टिस ही करना है, बाकी उन बड़ी किताबों को आपको नहीं पढ़ना है। तो सी सेट में घबराइए मत, सी सेट संभव है, आराम से हो जाएगा। सी सेट को पास किए बगैर आप मेंस में घुस नहीं पाओगे, और सी सेट में बहुत ज़्यादा समय दोगे तो भी आपका मेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो आपको तोल मोल के चलना है, अपने समय का युक्त प्रबंधन करना है, बिल्कुल जुडिशियस यूज़ करना है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, जो बाहर नहीं आएंगे, जो अपने आप को कोविड से बचाएंगे, अन्य लोगों को भी कोविड से बचाएंगे। कृपया इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, घर पे रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी फायदा हो। आज के लिए इतना, शुक्रिया।